हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से संघर्ष अकेडमी में। आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर बार यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्लास 10th यानी कि कक्षा 10 के लिए हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025। ये जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ ये 2025 के यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए लाया हूँ, जो कि गृह विज्ञान का आपका पेपर होने वाला है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले वर्षों के जो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम हो चुके हैं गृह विज्ञान के, आप उनके पेपर उठा करके देख सकते हैं, उनमें आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। पहला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका 206। किशोरावस्था में मनुष्य के शरीर की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है, और ये वयस्क व्यक्ति में भी संख्या यही होती है। ठीक, वयस्क व्यक्ति में भी इनकी संख्या कितनी होती है, 206 होती है। ठीक, किशोरावस्था में भी 206 होती है और वयस्क व्यक्ति में भी इनकी संख्या 206 ही होती है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, बच्चों की अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं। बच्चों की अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति, कलात्मक अभिव्यक्ति, खेल, नाटक और रंगमंच और समूह गतिविधियाँ, ये सब बच्चों की अभिव्यक्ति के साधन हैं। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि आप अपनी बात को किन किन तरह से, किन किन चीज़ों से समझा सकते हैं। ठीक, मतलब किस किस तरीके से आप अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति को समझा सकते हैं, वो क्या होता है, अभिव्यक्ति कहलाती है। आप बोल कर भी समझा सकते हैं, इशारों से भी उसे समझा सकते हैं, लिख कर भी उसे समझा सकते हैं। ठीक, तो आप कई तरह से उन्हें समझा सकते हैं। तो यही क्या कहलाती है, अभिव्यक्ति कहलाती है। ठीक, इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है हमारा, बच्चे के जीवन में खेल का क्या महत्व है। बच्चे के जीवन में खेल का क्या महत्व है। खेल से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है। ठीक, ये उसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्य किसे कहते हैं। लक्ष्य किसे कहते हैं। लक्ष्य का मतलब है वह वांछित परिणाम या भविष्य का विचार जिसे कोई व्यक्ति या समूह हासिल करना चाहता है। ओके, वह वांछित परिणाम या भविष्य का विचार जिसे कोई व्यक्ति या समूह हासिल करना चाहता है, यह क्या कहलाता है, लक्ष्य कहलाता है। और लक्ष्य को उद्देश्य भी कहा जाता है। लक्ष्य को उद्देश्य भी कहा जाता है। लक्ष्य को पाने के लिए लोग समय सीमा तय करके उस समय के अंदर लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो लक्ष्य को उद्देश्य कहा जाता है। उद्देश्य किस तरह से, जैसे कि आपका जो उद्देश्य है वो क्या है, कोई जॉब लेना है, किसी भी तरह की जॉब लेना है, और किस समय सीमा के अंदर लेना है, आपने समय निर्धारित किया है 4 साल, 5 साल या 3 साल। आपको 3 साल के अंदर अंदर यूपी पुलिस की या फिर पुलिस की कोई जॉब हासिल करनी है, और ये क्या है, आपका उद्देश्य है, लक्ष्य, इसे आपने बना लिया। तो लक्ष्य का मतलब ये होता है, एक किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर लेना कि इतने समय के अंदर अंदर हमें इस चीज़ को हासिल करना है, ये क्या है, लक्ष्य है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिवार की आय को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका उत्तर है आपका, परिवार की आय को कई भागों में बांटा जा सकता है। पारिवारिक आय के घटक कौन कौन से हो सकते हैं, मजदूरी है, पेंशन है, निवेश है, सरकारी सहायता या लाभ, किराया आय, वित्त का कोई अन्य स्रोत,
बैंक से प्राप्त होने वाला ब्याज और इसके बाद में परिवार के सदस्यों द्वारा अपने कौशल का प्रयोग करके की गई बचत, ये सब क्या है, ठीक, ये सभी क्या है, ये आपके पारिवारिक आय के भाग हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता शिक्षा क्या है। उपभोक्ता शिक्षा का मतलब है उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों, जिम्मेदारियों और वित्तीय मामलों के बारे में जानकारी देना। इसका मकसद उपभोक्ताओं को सूचित खरीद करने में मदद करना और उन्हें धोखाधड़ी से बचाना है। ये आपका उपभोक्ता शिक्षा है। ठीक, उपभोक्ता शिक्षा से क्या होता है कि आप जब उपभोग करते हैं, किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं, हासिल करते हैं या खरीदते हैं, तो उस समय आपको किसी भी तरह का धोखाधड़ी का सामना ना करना पड़े आपके साथ में, या आप किसी के साथ में कोई बेईमानी ना करें। ठीक, तो इस सब चीज़ों के लिए उपभोक्ता शिक्षा प्रदान की जाती है और इससे विक्रेता को भी, यानी कि जो बेचता है, और उपभोक्ता को भी, यानी कि जो खरीदता है, दोनों को इससे फ़ायदा होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा, पोषक तत्व किसे कहते हैं। जिन तत्वों से हमें ऊर्जा मिलती है और शरीर का विकास होता है उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं, और ये तत्व हमारे भोजन में पाए जाते हैं। पोषक तत्वों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक, इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका राइट आंसर आपका स्कर्वी। अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी होती है, किसी भी व्यक्ति के शरीर में विटामिन सी की कमी होती है, तो उससे स्कर्वी रोग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों के तेल में किस वस्तु के तेल की मिलावट की जाती है। तो इसमें कई तरह के तेलों की मिलावट की जाती है। आपका आजीमोन तेल है, राइस ब्रान तेल है, अरंडी का तेल है, कच्चा तेल है, और इसके अलावा जो भी निम्न गुणवत्ता वाले तेल हैं उन सब की मिलावट सरसों के तेल में की जाती है। निम्न गुणवत्ता यानी कि जो लो क्वालिटी वाले जो तेल हैं उनकी मिलावट की जाती है सरसों के तेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन के रेशों का शत्रु क्या है। ऊन के रेशों का शत्रु क्या है। तो ऊन के रेशों के शत्रु में हम बात कर सकते हैं ऊन को नुकसान पहुंचाने वाले कारक या ऊन को गंदा करने वाले कारकों की। ठीक है, यानी कि जो कारक ऊन को नुकसान पहुंचा सकते हैं या ऊन को गंदा कर सकते हैं, ये ऊन के रेशों के शत्रुओं में आते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्श्विक दाग जिसे कि इंग्लिश में एनिमल स्टेन कहते हैं, इसका उदाहरण बताइए। तो इसका उदाहरण हो जाएगा आपका अंडा, खून, मांस, दूध, गोबर और मूत्र। ये सब पार्श्विक दाग यानी कि एनिमल स्टेन के उदाहरण हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरोग्य भोजन सेवा क्या है। तो स्वास्थ्य सेवा में रोगियों को संतुलित भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था को क्या कहते हैं, आरोग्य भोजन सेवा कहते हैं। ठीक, और ये सेवा अस्पतालों में दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल बच्चे के सामाजिक तथा मानसिक विकास में किस प्रकार सहायक होता है। तो स्कूल बच्चों के सामाजिक और मानसिक विकास में कई तरह से मदद करता है। स्कूल में बच्चों को सामाजिक कौशल सिखाए जाते हैं और उन्हें समग्र कल्याण के लिए पोषण देने वाला माहौल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ बैक्टीरिया लाभदायक होते हैं, उदाहरण दीजिए। कुछ बैक्टीरिया लाभदायक होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो कुछ बैक्टीरिया लाभदायक होते हैं और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे पाचन में मदद करते हैं। हानिकारक बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकते हैं और दवाइयों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक, कुछ बैक्टीरिया लाभदायक होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, हमारे पाचन में मदद करना और हानिकारक बैक्टीरियाओं को बढ़ने से रोकना, और दवाइयों के निर्माण में भी इन बैक्टीरियाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इनके उदाहरण की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाते हैं आपके एस्चेरिचिया कोली यानी कि ई कोली,
इसका क्या कार्य होता है? ये बैक्टीरिया आंत में रहता है और भोजन को पाचन में मदद करता है। यह बैक्टीरिया तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसका इस्तेमाल आणविक जीव विज्ञान और जैव रसायन विज्ञान में किया जाता है। इसके बाद में दही में पाए जाने वाले बैक्टीरिया की हम बात कर सकते हैं। इनका कार्य क्या होता है? ये क्या करते हैं? दही में लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, सालिबेरिया सवस्व, थर्मोफिलस और विफिडोबैक्टीरियम विफिडस जैसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया दूध को दही में बदलने में मदद करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म तथा बृहत पोषक तत्वों में क्या अंतर है? तो सूक्ष्म पोषक तत्वों और बृहत पोषक तत्वों में मुख्य अंतर ये है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज़रूरत कम मात्रा में होती है, जबकि जो बृहत पोषक तत्व होते हैं इनकी ज़रूरत ज़्यादा मात्रा में होती है। इनके उदाहरण की हम बात करें तो सूक्ष्म पोषक तत्व में हम बात कर सकते हैं विटामिन और खनिज की, और बृहत पोषक तत्व में हम बात कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की और वसा की। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संवर्धन से आप क्या समझते हैं? संवर्धन का मतलब है किसी चीज़ को बेहतर बनाना या बढ़ाना। संवर्धन शब्द का इस्तेमाल कई अलग अलग संदर्भों में किया जाता है। अगर इसके अन्य अर्थों की हम बात करें तो संवर्धन का मतलब आवर्धन भी होता है, समृद्धि भी होता है, संस्कृति, पदोन्नति यानी कि किसी के पद में उन्नति होना, पहले पद से और ऊंचे पद पर चले जाना, वृद्धि होना, किसी चीज़ में पहले से अधिक हो जाना, विकास होना, पालन पोषण करके बड़ा करना, ये सब आपके संवर्धन के अर्थ हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से भोज्य समूहों में पाए जाते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट आपके अनाज, फल, सब्जियां, दालें, दूध और शर्करा जैसे कई भोज्य समूहों में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खराब भोजन से आपका क्या अभिप्राय है? तो खराब भोजन का मतलब होता है भोजन की संवेदी गुण बदल जाना, भोजन के संवेदी गुण बदल जाना और वह मानव के लिए खाने योग्य ना रहना, ये खराब भोजन का अभिप्राय है। ठीक, भोजन खराब कब होता है? जब भोजन के जो संवेदी गुण होते हैं वो बदल जाते हैं और वो मनुष्य के खाने योग्य नहीं रहता है, तो हम उसे खराब भोजन कह देते हैं। अब खराब भोजन के कारणों की अगर हम बात करें, खराब भोजन किस वजह से होता है, तो इसमें हम बात कर सकते हैं बैक्टीरिया की, कवक, रासायनिक या भौतिक बदलाव की। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिकरण को परिभाषित कीजिए। तो सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके जरिए लोग समाज के मानदंडों और मूल्यों को सीखते हैं और समाज का हिस्सा बनते हैं। ये एक आजीवन प्रक्रिया है। सामाजिकरण के जरिए ही लोग समाज के व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियों, भाषा, जीवन शैली, आचार विचार और परंपराओं को सीखते हैं। तो ये छोटी सी परिभाषा है सामाजिकरण की। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोरंजन के साधन बच्चों के लिए कब हानिकारक होते हैं? हालांकि मनोरंजन के साधन बच्चों के लिए लाभदायक हैं, जो बच्चे के मानसिक शारीरिक विकास में सहायता करते हैं, लेकिन इसका नुकसान भी होता है, ये कभी कभी हानिकारक भी बन जाते हैं। तो इसका कारण क्या होता है? जब मनोरंजन के साधन तब हानिकारक हो सकते हैं जब उनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए या उनका इस्तेमाल अनुचित तरीके से किया जाए, तो वह बच्चे के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विज्ञापन उपभोक्ता की किस प्रकार मदद करते हैं? तो विज्ञापन उपभोक्ताओं को कई तरह से मदद करते हैं। विज्ञापन से उपभोक्ताओं को जानकारी मिलती है और उन्हें सही उत्पाद चुनने में मदद मिलती है। विज्ञापन से उपभोक्ता और विक्रेता दोनों को फायदा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानकीकरण चिन्ह कौन कौन से हैं और ये उपभोक्ता की किस प्रकार मदद करते हैं? तो मानकीकरण चिन्ह में हम बात कर सकते हैं ISI की, एगमार्क की, हॉलमार्क की, FCCI की,
वूल मार्क, सिल्क मार्क और कम ऊर्जा खपत को दिखाने वाले तारे, ये सब मानकीकरण चिन्ह में आते हैं। ठीक। अब मानकीकरण से उपभोक्ता को कई तरह से फायदा होता है। मानकीकरण से उपभोक्ताओं को सुरक्षित, विश्वसनीय और बेहतर क्वालिटी वाले उत्पाद मिलते हैं। मानकीकरण से उपभोक्ता संरक्षण भी बेहतर होता है। अब इसके फ़ायदों की अगर हम बात करें कि मानकीकरण के क्या फ़ायदे हैं, तो इसमें हम सबसे पहले बात कर सकते हैं सुरक्षा की। फिर आपका मानक उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। विश्वसनीयता, मानक उत्पादों की विश्वसनीयता और दक्षता सुनिश्चित करते हैं। विनिमेयता, मानक उत्पादों की विनिमेयता सुनिश्चित करते हैं। इसके बाद में उपभोक्ता संरक्षण की बात कर सकते हैं हम। मानक उपभोक्ता संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं। नवाचार की अगर हम बात करें तो मानक नवाचार को भी बढ़ावा देते हैं। इसके बाद उद्योग की मजबूती, मानक से उद्योग मजबूत भी होता है, यानी कि उद्योग को मजबूत करते हैं ये। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, इससे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, देश की अर्थव्यवस्था को मानक बढ़ावा देते हैं। व्यापार को आसान बना देते हैं। ठीक है, देशों के बीच जो व्यापार होता है उसे ये मानक आसान बना देते हैं। ठीक है, तो मानकीकरण के ये फायदे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बचत के साधनों के नाम लिखिए, यानी कि किन किन साधनों से व्यक्ति बचत कर सकता है, उनके नाम यहाँ पर बताने हैं। ठीक, तो बचत खाता है, जमा प्रमाण पत्र, मासिक आय योजना, राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा यानी कि आरडी, राष्ट्रीय बचत सावधि जमा खाता, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, किसान विकास पत्र केवीपी, सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना एससीएसएस और सुकन्या समृद्धि योजना, ये सब बचत के साधन हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विटामिन ए के कार्य तथा स्रोत बताइए। विटामिन ए का क्या कार्य है, वो हमारी बॉडी में किस तरह से वर्क करता है और इसके स्रोत क्या है, यानी कि किन किन चीज़ों से हमें विटामिन ए प्राप्त हो सकता है। ओके, तो विटामिन ए आँखों, त्वचा और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए ज़रूरी होता है। यह शरीर के विकास और प्रजनन स्वास्थ्य को भी बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, त्वचा का रूखापन और इम्यून सिस्टम की कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अब विटामिन ए के स्रोत की अगर हम बात करें कि किन किन चीज़ों से हमें विटामिन ए प्राप्त हो सकता है, तो इसमें आप गाजर खा सकते हैं, शकरकंद और स्क्वैश जैसी सब्जियां, खुबानी, तरबूज जैसे फल, बीफ लिवर, कॉड लिवर ऑयल, हेरिंग, गोमांस, चिकन, क्लैम, मक्खन और डेयरी उत्पाद, ये सब आप खा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडीमेड कपड़े खरीदते समय आप क्या क्या बातें ध्यान में रखेंगे। तो रेडीमेड कपड़े खरीदते समय आपको साइज़ का, फिट, क्वालिटी, रंग, डिज़ाइन और सिलाई, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुखार के समय भोजन की आवश्यकता बढ़ जाती है या कम हो जाती है और ऐसा क्यों होता है। तो इसका उत्तर होगा हमारा, बुखार के दौरान शरीर में पोषक तत्वों की ज़रूरत बढ़ जाती है, इसलिए भोजन की ज़रूरत भी बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम भोजन ज़्यादा करेंगे तो तभी हमें पोषक तत्व भी ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होंगे। हालांकि भूख कम लग सकती है, बुखार के समय बुखार से पीड़ित होने पर भूख कम लग सकती है, लेकिन उस समय पर हमारे शरीर को पोषक तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, और इसलिए हमें ज़्यादा मात्रा में भोजन की ज़रूरत पड़ जाती है, यानी कि भोजन ज़्यादा लेना पड़ता है। ठीक, अब बुखार में भोजन की ज़रूरत क्यों बढ़ती है, इसका कारण क्या है। तो बुखार के दौरान शरीर का जो मेटाबॉलिज्म होता है ये बढ़ जाता है। ठीक, बुखार के समय शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भोजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। शरीर में पानी की कमी हो जाती है और शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ठीक, इसके बाद अब बात आती है हमारी कि जब बुखार से पीड़ित हो व्यक्ति तो उसे क्या क्या खाना चाहिए, बुखार में क्या खाना चाहिए। तो इसमें हम बात कर सकते हैं
हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन, जैसे कि पोहा, दलिया, खिचड़ी, चावल और दाल, ये सब आसानी से पचने वाले भोज्य पदार्थ हैं, तो आप बुखार में ये चीज़ें खाएं। फल खाएं, लेकिन ठंडे फल खाने से बचें। ठीक है, फल खा सकते हैं आप, लेकिन इसका ध्यान रखें कि फल ठंडे ना हो, वो आपको नुकसान दे सकते हैं। नारियल पानी पिएं, सूप, कॉफ़ी आदि पिएं और लहसुन खाएं। ठीक। इसके बाद अब बात आती है कि बुखार में क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अगर आप बुखार से पीड़ित हैं तो आपको किन किन चीज़ों से बचना है, आप क्या नहीं खा सकते। तो आपको हैवी फूड या ज़्यादा मात्रा में फूड नहीं खाना है। ठीक है, आप भारी खाना नहीं खा सकते और एक बार में ज़्यादा खाना नहीं खा सकते, नहीं तो आपको पचने में समस्या होगी। आप शहद नहीं खा सकते बुखार में। लाल बीफ, मछली और मांस, इस सब के खाने से भी आप बचें। सोडा, कार्बोनेट ड्रिंक्स, कॉफ़ी और चाय, ये सब आपको बुखार में नहीं लेना है। शराबी, तंबाकू और धूम्रपान, ये भी बुखार में नहीं लिया जाएगा। ठीक। इसके बाद में बुखार के लिए क्या करना चाहिए, कुछ और जानकारी मैंने यहाँ पर दी हुई है। बुखार अगर आपको हो तो आप ज़्यादा मात्रा में पानी पीने की कोशिश करें, यानी कि खूब सारा पानी पिएं, आराम करें और गुनगुने पानी से स्नान करें। और ओटीसी दवाओं का भी उपयोग आप कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाग धब्बे छुड़ाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दाग धब्बे दो तरह के होते हैं। आपके जो स्किन पे होते हैं दाग धब्बे, वो अलग होते हैं, और जो कपड़ों पे होते हैं, वस्तुओं पे होते हैं, वस्तुओं पे होते हैं, वो दाग धब्बे अलग होते हैं। ठीक है, तो दाग धब्बे हटाने के लिए हम त्वचा या कपड़ों के प्रकार के हिसाब से अलग अलग तरीके अपनाते हैं कि आपके दाग धब्बे किस चीज़ पर हैं। ठीक। अगर हम चेहरे के दाग धब्बे के हटाने की बात करें कि चेहरे से दाग धब्बे हटाएं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो उसके लिए त्वचा को साफ रखना है, दिन में 2 बार हल्के क्लींजर या फेस वॉश से धोना है, एक्सफोलिएशन करें, इससे मृत त्वचा कोशिकाएं हटती हैं और छिद्र साफ होते हैं। इसके बाद में टोनर का इस्तेमाल करें, फेस सीरम लगाएं, डार्क स्पॉट क्रीम लगाएं, एलोवेरा मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। ठीक है, और धूप से बचें, गर्म पानी की भाप से त्वचा के रोम छिद्र खोलें और गंदगी साफ करें। ठीक। लेकिन अगर कपड़े के दाग धब्बे हटाने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, कपड़े के दाग धब्बे हटाने के लिए दाग के स्पंज से साफ करें या ठंडे पानी से भिगो दें। प्री वॉश दाग हटाने वाले तरल कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट से प्री ट्रीट करें। यदि कपड़े के लिए सुरक्षित हो तो सोडियम हाइपोक्लोराइट ब्लीच या ऑक्सीजन ब्लीच का प्रयोग करें। च्युइंग गम के दाग को बर्फ लगाकर खुरचकर ठंडे पानी में भिगोकर साबुन के घोल से साफ करें। चॉकलेट के दाग को ठंडे पानी में हाइपोक्लोराइट व्यंजक यानी कि जैवल जल से भिगोएं या जैवल जल में भिगो दें। ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोजन को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। तो भोजन को सुरक्षित रखने के लिए इसे ठंडा रखना, साफ रखना और सही तरीके से पकाना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के कार्य कमी के प्रभाव में सूरत लिखिए। प्रोटीन हमारी बॉडी में किस तरह से कार्य करता है, इसकी कमी के प्रभाव क्या है, अगर प्रोटीन की कमी शरीर में हो जाए तो हमें क्या क्या इफेक्ट, क्या क्या प्रभाव बॉडी में देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि क्या क्या बदलाव बॉडी में देखने के लिए मिलेंगे, और इसके स्रोत क्या है, किन चीज़ों से हम प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। तो प्रोटीन के कई कार्य होते हैं, जैसे कि हड्डियों और मांसपेशियों का निर्माण, ऊतकों की मरम्मत और शरीर में ऑक्सीजन का संचार। प्रोटीन की कमी से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। अगर प्रोटीन के कार्यों की हम बात करें, प्रोटीन का क्या कार्य होता है, तो हड्डियां, मांसपेशियां, त्वचा और उपास्थि का निर्माण। ठीक है, ऊतकों की मरम्मत, लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना, भोजन को पचाना और हार्मोन के नियमन में मदद करना, ये सब प्रोटीन के कार्य हैं। इसके बाद में अब बात करते हैं प्रोटीन की कमी से हमारी बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमें क्या क्या बदलाव देखने के मिलते हैं। तो अगर बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाए तो बाल झड़ना, नाखून कमज़ोर और पतला होना,
त्वचा सूखी, खुरदी और फटी होना, मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी, एडिमा या सूजन, खासतौर पर पैरों में और पेट में प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होना। ये सब प्रोटीन की कमी से हमें प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। अब अगर प्रोटीन की कमी होती है तो हमें किन किन चीज़ों से प्रोटीन प्राप्त हो सकता है, प्रोटीन के स्रोत क्या हैं। ठीक, हम प्रोटीन की पूर्ति बॉडी में किस तरह से कर सकते हैं। तो आप मछली खाकर या सैल्मन और ट्यूना, इनसे प्रोटीन की पूर्ति कर सकते हैं। सोया, बीन्स, टोफू, नट्स और बीज जैसे कि बादाम, हेज़लनट्स, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज और अखरोट, कम वसा वाले डेयरी उत्पाद और साबुत अनाज, ये सब अगर आप खाएं तो आपकी बॉडी में प्रोटीन की पूर्ति हो सकती है। इसके बाद प्रोटीन से संबंधित कुछ और जानकारी। स्वस्थ वयस्कों के लिए प्रोटीन की जो दैनिक अनुशंसित मात्रा होती है वो कुल कैलोरी ज़रूरत का 10% से 35% होती है। इसका मतलब क्या है कि जो स्वस्थ वयस्क व्यक्ति है उसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है उसकी बॉडी के अंदर जो कुल मात्रा प्रोटीन की होती है तो उसका 10% से 35% उसे प्रोटीन डेली यानी कि रोजाना प्रतिदिन मिलना चाहिए। ठीक, स्वस्थ व्यक्ति के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भय क्या है, इसे नियंत्रित करने के मनोवैज्ञानिक उपाय दीजिए। भय किसी स्थिति या व्यक्ति से मिलने में तीव्र अनिच्छा या चिंता होना है। इसे नियंत्रित करने के लिए आप विश्राम तकनीक, डर का सामना करने, अपने विचारों को चुनौती देने, नकारात्मक पूर्वाग्रहों से निपटना, कल्पना का सकारात्मक इस्तेमाल, ये उपाय आप कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीवन बीमा क्या है और इसके प्रमुख उद्देश्य व लाभ बताइए। तो जीवन बीमा एक अनुबंध है जिसके तहत बीमा कंपनी बीमा धारक की मृत्यु पर तय रकम का भुगतान करती है। बदले में बीमा धारक बीमा कंपनी को प्रीमियम देता है। जीवन बीमा के जरिए बीमा धारक के परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलती है। अब इसका उद्देश्य क्या है, जीवन बीमा के प्रमुख उद्देश्य। ओके, जीवन बीमा के प्रमुख उद्देश्य। ये जीवन बीमा योजना जो शुरू की गई है इसका उद्देश्य क्या था। तो बीमा धारक की मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना, दीर्घकालिक बचत करना, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन या नियमित आय पाना, बच्चों की शिक्षा और शादी का खर्च उठाना और घर खरीदना, ये सब कारण थे जीवन बीमा के शुरू होने के लिए। ठीक, अब जीवन बीमा से व्यक्ति को क्या लाभ होता है उसके बारे में बात कर सकते हैं। वित्तीय सुरक्षा, मन की शांति, आश्रितों के भविष्य को सुरक्षित करना, दैनिक जीवन की ज़रूरतों को पूरा करना और बकाया ऋण चुकाना, ये सब जीवन बीमा के लाभ हैं। ओके, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस के हैं, क्लास 10 के लिए मैं लेकर के आया हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वह भी पेपर से पहले इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और अपने मार्क्स बढ़ा सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।